24 न्यूज़ पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। आज से ठीक एक साल पहले आज ही के दिन देश में 21 दिन का जनता कर्फ्यू लगा था और एक बार फिर से देश में कोरोना संक्रमण अपने चरम पर लौट आया है। कई राज्यों में स्थिति विकराल होने के बाद कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। देश में कोरोना के नए मामले हर दिन पिछले साल के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इस साल सोमवार सुबह बीते 24 घंटे में पहली बार कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 46,991 नए मामले दर्ज किए गए हैं। करीब 5 महीने बाद कोरोना के नए मरीजों की यह सर्वाधिक संख्या है। वहीं कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या भी चिंता बढ़ा रही है। पिछले 24 घंटों में 212 से अधिक लोगों की जान चली गई है। केंद्रीय मंत्रालय ने सोमवार को इसकी जानकारी साझा की है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के संक्रमण के रिकॉर्ड 46,991 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,16,46,081 पहुँच गए हैं। बता दें कि इस साल सर्वाधिक आंकड़ा है, जबकि पिछले साल 6 नवंबर को 43,000 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में इस जानलेवा संक्रमण से 212 लोगों की जान चली गई। इसी के साथ मरने वालों की संख्या 1,59,967 पहुँच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 24 घंटे में 21,180 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। इसी के साथ देश में अब तक 1,11,91,468 मरीज कोरोना वायरस को मात देने में सफल रहे हैं। रोजाना के आधार पर दर्ज होने वाले नए कोरोना केसों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या आधी से भी कम रह गई है। वहीं पिछले कई महीनों बाद कोरोना के सक्रिय मामले मार्च में एक बार फिर 3 लाख के पार पहुंच गए हैं, जबकि इससे पहले सक्रिय मामले लगातार 2 लाख से नीचे बने हुए थे। देश में आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां सभी पार्टियों ने कर ली हैं। इन 5 राज्यों में से सबसे अहम राज्य पश्चिम बंगाल माना जा रहा है, जिसको फतह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी चुनावी रणभूमि में दंगल लड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं बल्कि हमारा संकल्प पत्र है, क्योंकि यह एक संकल्प है कि हम आगे कैसे सोनार बंगला बनाएंगे, पश्चिम बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को कैसे पूरा करेंगे। शाह ने कहा कि संकल्प पत्र में से घोषणाएं नहीं है बल्कि ये संकल्प है। दुनिया के सबसे बड़े दल का यह संकल्प है। देश में 16 से ज्यादा राज्यों में जिसकी सरकार है, उस पार्टी का यह संकल्प है जिसकी पूर्ण बहुमत से लगातार 2 बार सरकार बनी है। अमित शाह ने कहा कि हमने तय किया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहले ही कैबिनेट में लागू करेंगे। मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 5 साल तक डीबीटी से 10,000 तक रुपया प्रतिवर्ष दिया जाएगा। राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही 75 लाख किसानों को जो 18,000 रुपए 3 साल से जो माता दीदी ने नहीं पहुंचाया है, वो सीधे किसानों को बैंक अकाउंट में देंगे। गृह मंत्री ने कहा कि हमने तय किया है कि देश भर में बिना इजाजत हर धर्म को त्योहार मनाया जाएगा। विशेषकर सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा का त्योहार मनाने के लिए भाजपा की सरकार बनने के बाद किसी को कोर्ट की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश की राजधानी में एलजी को और ताकतवर बनाने वाले बिल की लोकसभा की मोहर लग सकती है। इस बिल को पारित कराने का प्रस्ताव गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। वहीं आपको बता दें, इस बिल के कानून बन जाने के बाद दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल के लिए कोई भी फैसला लेना या बिल पेश करने से पहले उपराज्यपाल की सहमति लेनी अनिवार्य हो जाएगी। उपराज्यपाल को इस आशय का अधिकार देने के लिए इस बिल में दिल्ली राष्ट्र राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। वहीं इस बिल को लेकर केजरीवाल सरकार का आरोप है कि इस बिल के जरिए केंद्र सरकार दिल्ली पर उपराज्यपाल के जरिए परोक्ष शासन करना चाहती है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि भविष्य में विवाद को खत्म करने के लिए इस बिल के जरिए उपराज्यपाल के अधिकारों को परिभाषित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की लेट लतीफी से परेशान हैं। मंत्री, सांसद और विधायक सुनवाई न होने से नाराज हैं। वहीं मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसकी शिकायत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अपनी शिकायतें और समस्याएं IGRS पोर्टल यानी इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रेसिड्यूसल सिस्टम पर भी दर्ज करवा रहे हैं। वहीं कुछ मामलों में तो खुद मुख्यमंत्री कार्यालय में उनकी शिकायतों को IG
IGRS पर दर्ज करवा दी है। इसका उन्हें फायदा भी मिल रहा है। जिन कामों को कराने के लिए इन सांसदों विधायकों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, IGRS से वह आसानी से निस्तारित हो जा रहा है। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों अधिकारियों को विधायकों और सांसदों की समस्याएं प्राथमिकता से निस्तारित करने का निर्देश दिया था। उसके बावजूद अधिकारियों पर लेट लतीफी और लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। IGRS पर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, इसीलिए आम नागरिकों के साथ साथ मंत्री, सांसद और विधायक भी इस पर शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। राज्य मंत्री स्वाति सिंह हिंद नगर कॉलोनी को नगर निगम को हैंडओवर करने के संबंध में एक शिकायत IGRS पर दर्ज है। वहीं लखनऊ के मोहनलालगंज सीट से सांसद कौशल किशोर की कई शिकायतें IGRS पर दर्ज। बरेली के विधायक डॉक्टर अरुण कुमार की शिकायत 2 फरवरी को IGRS पर दर्ज हुई। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश में शिकायत निवारण के लिए एकीकृत प्रणाली IGRS बनाई गई है। इस पोर्टल पर कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके लिए बिहार दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए कहा, बिहार निरंतर प्रगति समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। बिहार वासी आपसी एकता, भाईचारा, सामाजिक समरसता एवं धार्मिक सद्भाव बनाए रखेंगे। हम सब मिलकर बिहार को प्रगति की नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे एवं बिहार के गौरव को बढ़ाएंगे। वहीं राज्यपाल फागू चौहान ने बिहार दिवस के अवसर पर सभी बिहार वासियों और प्रवासी बिहारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बिहार शांति, सद्भावना, साधना, अहिंसा, ज्ञान, कर्म, बंधुता और प्रेम की पावन भूमि है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासतों से सुसमृद्ध बिहार राज्य निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता को दृढ़ करने में भी गौरवशाली बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्यपाल ने समस्त राज्यवासियों से बिहार की समृद्ध प्रगति के साथ साथ दृढ़ संकल्प होकर राष्ट्रीय नव निर्माण में भी अपनी महती भूमिका निभाने का अनुरोध किया है। वहीं उप मुख्यमंत्री किशोर प्रसाद ने कहा कि 22 मार्च 1912 को बिहार पृथक राज्य बना। ऋषि मनीषियों और विभिन्न धर्म संप्रदायों की पावन धरती बिहार का अपना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव रहा है। यहाँ देश और दुनिया में ज्ञान विज्ञान का संदेश फैला है। बिहार के लोगों ने अपनी मेहनत एवं लगनशीलता से वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। होली से पहले भारतीय रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया है, तो वहीं कुछ ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। इसकी जानकारी भारतीय रेलवे ने स्वयं दी है। भारतीय रेलवे ने ट्वीट में लिखा है कि पश्चिम बंगाल रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन के ध्रांगध्रा समाख्याली खंड पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण पश्चिम रेलवे से निकलने या टर्मिनेट होने वाली लंबी दूरी की कुछ ट्रेनें रद्द या डाइवर्ट करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में ट्रेनों के नाम बताए गए हैं जिन्हें रद्द और डाइवर्ट किया गया है। आपको बता दें, 21 मार्च से 23 मार्च तक के लिए ट्रेन नंबर 0911609115 रद्द कर दी गई है। वहीं ट्रेन नंबर 09336 इंदौर गांधी धाम को 21 मार्च 2021 को शुरू होने वाली सेवा को अहमदाबाद में समाप्त किया जाएगा। ये अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच रद्द रहेगी। ट्रेन नंबर 06505 गांधीधाम और अहमदाबाद के बीच 23 मार्च 2021 को रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन नंबर 01192 अहमदाबाद और भुज के बीच 22 मार्च को रद्द रहेगी और ट्रेन नंबर 01191 भुज और अहमदाबाद के बीच 24 मार्च को रद्द रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिलेगी। आपको बता दें, देश के कई राज्यों में गर्मी का प्रकोप शुरू हो चुका है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर में पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला बना हुआ है। इसके चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। वहीं दिल्ली प्रादेशिक मौसम विज्ञान की तरफ से जारी पूर्वानुमान पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से सोमवार से बुधवार तक बारिश का अनुमान है, जिसके तहत सोमवार मंगलवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे। साथ ही 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बारिश होने के आसार है। वहीं बुधवार को आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बारिश हो सकती है।
वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज और कल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में तेज गरज के साथ ओले गिरने की संभावना है। IMD ने जानकारी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है, इसका असर उत्तर पश्चिमी राजस्थान समेत अन्य इलाकों पर पड़ेगा। एंटीलिया केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, जहां एक और पूर्व मुंबई आयुक्त परमवीर सिंह के पत्र ने महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मचा दी है। वहीं भाजपा को भी इसे भुनाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और साथ ही अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। वहीं आपको बता दें, शिवसेना का कहना है कि भाजपा परमवीर सिंह के मुद्दे को बेवजह तूल दे रही है और सरकार को बदनाम करने के लिए परमवीर सिंह का इस्तेमाल कर रही है। ये सब कुछ साजिश का हिस्सा है। शिवसेना ने लिखा, परमवीर सिंह भरोसे के लायक अधिकारी नहीं है, उन पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता है, ऐसा भाजपा सोचती है। लेकिन उसी परमवीर सिंह को आज भाजपा सिर पर बैठाकर नाच रही है। पुलिस आयुक्त पद से हटते ही परमवीर सिंह ने गृह मंत्री पर आरोप लगाया कि उन्हें सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य दिया था। परमवीर सिंह के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की, इसीलिए उन्होंने ऐसे आरोप लगाए। वहीं शिवसेना ने आगे कहा, परमवीर सिंह निश्चित तौर पर एक धड़ाकेबाज अधिकारी है, उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभाई। परमवीर सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत और कंगना रनौत मामले को बेहतरीन ढंग से संभाला, लेकिन एंटीलिया मामले में विरोधियों ने उन पर आरोप लगाए जो शायद सच भी हो। लेकिन पुलिस कमिश्नर का सरकार को पत्र लिखकर आरोपियों को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। शिवसेना ने आगे कहा कि महाविकास अघाड़ी के पास आज भी बहुत अच्छा बहुमत है, बहुमत पर हावी होने की कोशिश करोगे तो आग लगेगी। ये चेतावनी न होकर वास्तविकता है। किसी अधिकारी की वजह से सरकार ना ही बनती है और ना ही गिरती है। भारत और चीन के बीच पिछले एक साल से पूर्वी लद्दाख के इलाके में विवाद चल रहा है। वहीं लंबे समय के बाद भारत और चीन द्वारा पूर्वी लद्दाख इलाके में अपनी सेनाएं सफलतापूर्वक हटाने के बाद अब दोनों देशों के बीच में इसी हफ्ते वार्ता होगी, जिसमें गोबरा घाटी और डेट सोंगन के मैदानी इलाके में दोनों देशों की सेना की वापसी पर चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार बीते सप्ताह हुई राजनीतिक स्तर की वार्ता के बाद अब दोनों देशों के सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता होगी। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि इसमें दमचक के पास गोबरा घाटी व देपसांग तथा CNC जंक्शन क्षेत्र से सेना की वापसी पर विचार किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, भारत चीन के बीच करीब एक साल तक पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के समीप सैन्य गतिरोध कायम रहा है। इस दौरान दोनों सेनाओं के बीच झड़प भी हुई है, जिसमें दोनों के जवान शहीद हुए। पैंगोंग झील के आसपास के इलाके पर कब्जे को लेकर दोनों देशों में सबसे ज्यादा तकरार हो रही थी। आखिरकार भारत चीन के सैन्य व राजनीतिक स्तर पर गहन चर्चा के बाद चरणबद्ध ढंग से सेना वापस बुलाने पर सहमति बनी। इसमें सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे और NSA अजीत डोभाल की अहम भूमिका रही है। सैन्य कमांडरों के बीच 10 दौर की वार्ता के बाद पैंगोंग झील इलाके से सेना की वापसी की शुरुआत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन को हत्यारा करार दे दिया है, जिसके जवाब में पुतिन ने बेहद शालीनता के साथ बिडेन को दिए गए जवाब में उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की थी। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब जो बाइडेन ने किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को इस तरह से कहा हो। इससे पहले उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ठग करार दिया था और तुर्की के राष्ट्रपति को तानाशाह तक बताया था। इनके अलावा उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की तुलना वो जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से कर बैठे थे। हालांकि किम की बात करें तो उन्हें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रॉकेट मैन कहा था। इसके पीछे उत्तर कोरिया द्वारा किए गए मिसाइल परीक्षण था। वहीं जो बाइडेन द्वारा अन्य देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के लिए अपनाई जा रही भाषा का कई बार विरोध भी हुआ है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगन ने तो उन्हें यहाँ तक कह दिया कि जो बाइडेन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल रूसी राष्ट्रपति के लिए कर रहे हैं, उस हिसाब से वो राष्ट्रपति पद के लायक नहीं।